हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लॉ विद शिप्रा। आई एम शिप्रा रस्तोगी और आज हम कवर कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ के एमसीक्यूज़। इस पीडीएफ में मैंने आपके लिए कंपाइल किए हैं 2025 तक के जितने भी क्वेश्चंस इंटरनेशनल लॉ से पूछे गए हैं अब तक, सभी पीवाईक्यूज़ में, चाहे वो एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जुडिशरी एग्ज़ाम हो या फिर आपका यूजीसी नेट में आए हुए क्वेश्चंस हो, सबका एक कंपाइलेशन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द टर्म इंटरनेशनल लॉ वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। ये टर्म सबसे पहले किसने यूज़ किया था? सो इट इज़ यूज्ड बाय जेरेमी बेंथम। मैंने आंसर भी यहाँ पर ही आपके लिए साथ के साथ मेंशन कर दिया है ताकि आपको जब आप रिवीजन करेंगे तब आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी तरह का। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ भी हम अवेलेबल आपको करा रहे हैं 299 रुपीज़ में, ऑल सब्जेक्ट। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसके सारे एमसीक्यूज़ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सिर्फ 299 रुपीज़ में। अगर आप ये पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, सेकंड क्वेश्चन इज़ हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ के फादर कौन है? ह्यूगो ग्रोशियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। विच आर्टिकल ऑफ द आईसीजे स्टैट्यूट इन्यूमरेट्स द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहाँ पर मेंशन है? इन द आर्टिकल्स ऑफ आईसीजे। ठीक है, तो कहाँ पर है? आर्टिकल 2, आर्टिकल 24, आर्टिकल 38 और आर्टिकल 51। सो इट इज़ आर्टिकल 38 जो हमको बताता है कि सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या क्या रहेंगे। देन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन आपका एलएलएम एंट्रेंस में पूछा गया है 2023 में। सो प्राइमरी सोर्सेज ट्रीटीज़ हमारी प्राइमरी सोर्सेज होती हैं। अगर आपको ट्रीटीज़ समझना है तो आप इसको एग्रीमेंट्स की फॉर्म में भी समझ सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारे जो कन्वेंशंस होती हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सो कस्टम्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज़ भी होते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ भी होते हैं, बट जुडिशियल डिसीजंस आर नॉट अ प्राइमरी सोर्स, दे आर सेकेंडरी सोर्स। इंटरनेशनल कस्टम्स कंसिस्ट ऑफ, इंटरनेशनल कस्टम्स में क्या होता है? सो स्टेट प्रैक्टिस प्लस ओपिनियो ज्यूरिस, या स्टेट प्रैक्टिस ओनली, या ट्रीटीज ओनली, या जुडिशियल डिसीजन। सो आंसर इज स्टेट प्रैक्टिस प्लस ओपिनियो ज्यूरिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ओपिनियो ज्यूरिस का मतलब क्या होता है? ओपिनियन ऑफ जजेस, ओपिनियन ऑफ राइटर्स, या बिलीव दैट अ प्रैक्टिस इज लीगली ऑब्लिगेटरी, or opinion of the United Nations. So answer is C, believe that a practice is legally obligatory. Then judicial decisions under article 38 of these ICJ statutes are, so मैंने आपको बताया judicial decisions primary source नहीं है, they are the secondary source or the subsidiary means. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल पैक्टा संट सर्वेंडा क्या कहता है? ये कहता है कि ट्रीटीज़ जो आपने की है उसको गुड फेथ में परफॉर्म करना भी आपकी ड्यूटी बनती है। सो ट्रीटीज़ मस्ट बी परफॉर्म्ड इन गुड फेथ। देन क्वेश्चन नंबर 10, द वीना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ वॉज एडॉप्टेड इन। ये ईयर पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, आपका यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो आंसर इज 1969। वीना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थ्योरी कंसिडर इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ एज वन लीगल सिस्टम। कौन सी थ्योरी ये सपोर्ट करती है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ दोनों एक ही लीगल सिस्टम में ओरिजिनेट हुए हैं या दोनों एक ही है? सो इट इज़ मोनिज्म थ्योरी। नेचुरलिज्म तो देखिए हो ही नहीं सकता, पॉजिटिविज्म भी नहीं हो सकता, ये तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट हैं। ड्यूलिज्म के नाम में ही दो आ रहा है तो इसका मतलब ये दो अलग एंटिटी मानेगा। सो मोनो मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स सिंगल और वन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इस तरह से आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच थ्योरी ट्रीट्स international law and municipal law as a separate legal system? Again, this question is
फ्रॉम दी अबव, देखिए जैसे पहला था, पहले बोल रहा था कि ये दोनों एक ही हैं, तो मोनिज्म थ्योरी, और कौन कहता है कि अलग अलग हैं, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, सो दिस थ्योरी इज ड्यूलिज्म थ्योरी। रिकग्निशन ग्रांटेड प्रोविजनली, देखिए रिकग्निशन दो तरह का होता है। एक होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि रिकग्निशन दो तरह का होता है। एक होता है डी ज्यूरे जो कि परमानेंट होता है, और एक होता है डी फैक्टो। डी फैक्टो आपका प्रोविजनल होता है। दिस इज़ प्रोविजनल मीन्स टेम्परेरी, ठीक है, ये प्रोविजनल है, और डी ज्यूरे परमानेंट है। ये आप याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो ये कह रहा है कौन सा रिकग्निशन प्रोविजनली ग्रांट किया जाता है, सो इट इज़ डी फैक्टो रिकग्निशन। बिहार जुडिशरी में ये पूछा गया है। देन वो रिकग्निशन जो कंप्लीट होता है और परमानेंट होता है वो कौन सा होता है, सो इट इज़ डी ज्यूरे रिकग्निशन, क्योंकि ये परमानेंट होता है। देन द कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ द रिकग्निशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी जो थी रिकग्निशन की वो किसने दिया था, सो इट वॉज गिवन बाय लॉटरपैक्ट। द डिक्लेरेटरी थ्योरी इज़ मेनली एसोसिएटेड विद, देखिए ज्यूरिस्ट के नाम आएंगे और आपसे पूछेगा कि कौन से ज्यूरिस्ट इस थ्योरी से रिलेटेड है। सो ओपेनहाइम इज़ रिलेटेड टू डिक्लेरेटरी थ्योरी। देन एक्सट्रेडिशन का मतलब क्या होता है, एक्सट्रेडिशन मीन्स, तो एक्सट्रेडिशन मीन्स सरेंडर ऑफ एन एक्यूज्ड बाय वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जैसे एक कोई अमेरिकन सिटीजन है और वो अमेरिका में क्राइम करके इंडिया में आ जाता है, तो अमेरिका की गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगी कि जो हमारा अक्यूज्ड आपकी लैंड पर आया है आप प्लीज़ उसको वापस भेज दीजिए, क्योंकि हमें उसका ट्रायल कंडक्ट करना है और वो ऐसे से आपकी टेरिटरी पर आ गया है। सो इट इज़ अ सरेंडर ऑफ अक्यूज्ड बाय वन स्टेट टू अनदर। Which principle is essential for extradition? So it is the double criminality, means जिस ऑफेंस के लिए आप किसी अक्यूज्ड को वापस बुला रहे हो पनिश करने के लिए, वो ऑफेंस दोनों ही कंट्री में पनिशेबल होना चाहिए। सो इट इज़ नोन एज डबल क्रिमिनलिटी। देन असाइलम ग्रांटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, देखिए क्या कह रहा है, विद इन अ टेरिटरी, तो जब टेरिटरी में ही अपनी ही टेरिटरी में असाइलम ग्रांट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सो इट इज़ नोन एज टेरिटोरियल असाइलम। देन डिप्लोमेटिक असाइलम इज़ जनरली ग्रांटेड इन, तो एम्बेसीज वगैरह में डिप्लोमेटिक असाइलम्स ग्रांट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके आने के चांसेस हैं। वीना कन्वेंशन को कब अडॉप्ट किया गया था, विच इज़ रिलेटेड टू डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। सो इट इज़ इन 1961। देन वीना कन्वेंशन ऑन कॉन्स्यूलर रिलेशन को कब अडॉप्ट किया था, ठीक है, सो इसका 1958, 1961, 1963 और 1969। सो आंसर इज सी 1963। देन विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन, किस ऑर्गन को हम प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन मानते हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देन हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, याद रखिएगा हेग में। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने नंबर ऑफ जजेस हैं, 15 जजेस। द टर्म ऑफ एन ICJ जज इज़, इनका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, सो इट इज़ 9 ईयर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस का इलेक्शन कैसे होता है, सो इट इज़ डन बाय जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल सेपरेटली, मीन्स बोथ body play an equal role in appointing the judges of ICJ. Then which UN organ has 5 permanent members, कौन सा UN organ ऐसा है जिसमें 5 permanent members होते ही होते हैं, so it is B, Security Council. Which of the following is not a permanent member of the UN Security Council? So this question is answer number C, India is not a permanent member. चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए कि कितने परमानेंट मेंबर हैं, मतलब 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके नेम क्या है, यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड एट, सो आंसर इज सी, न्यूयॉर्क। द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन केम इन टू एनफोर्स, सो एनफोर्समेंट में कब आया था, इट केम ऑन 24 अक्टूबर 1945। और 10 दिसंबर 1948 किसका डेट है, UDHR का, ये भी आप याद रखेंगे। द प्रिंसिपल डेलिबरेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज, इट इज़ जनरल असेंबली।
Next question is, which UN organ can discuss any matter within the scope of UN Charter? So options are General Assembly, ICJ, Secretariat or Trusteeship Council. So answer is A, General Assembly. Then the Secretary General of the United Nations is appointed by, so it is appointed by General Assembly on the recommendation of Security Council. हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ये सेशन क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम है 20 को, तो हम कवर करने का सोचेंगे मेजर से मेजर सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा स्पीडीली मैनर में अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन कौन है इनमें से? सो इट इज़ ट्रस्टीशिप काउंसिल. टेरिटोरियल सी कहाँ तक एक्सटेंड करता है, इसकी लिमिट्स क्या है? सो इट इज़ 12 नॉटिकल माइल्स. द कंटीजियस जोन एक्सटेंड अप टू, कंटीजियस जोन कहाँ तक एक्सटेंड करता है? सो इट इज़ 24 नॉटिकल माइल्स. अगर आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये डिस्टेंस वगैरह आता है. द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड अप टू, सो इट इज़ 200 नॉटिकल माइल्स. Which convention is known as Constitution of the Oceans? So it is United Nation Convention on Law of Seas. ये आप याद रखेंगे, UN clause. इसका ईयर याद रखेंगे 1982. ये important question है. Then the right of the coastal state to pursue a foreign vessels from its territorial sea to the high seas is known as, options are innocent passage, hot pursuit, right of visit, maritime blockade. So answer is B, hot pursuit. देन क्वेश्चन नंबर 41. ये जो अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 41 से 60 तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इन्हें ध्यान से देखेंगे. द डॉक्ट्रिन ऑफ इनोसेंट पैसेज अप्लाइज टू, सो इट इज़ अप्लाइज टू टेरिटोरियल सी. पायरेसी कहाँ पर कमिट होती है? पायरेसी अंडर इंटरनेशनल लॉ इज़ कमिटेड ऑन, सो इट इज़ कमिटेड ऑन हाई सीज. द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ हाई सीज वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ऑप्शन में है ह्यूगो ग्रोशियस, ओपेनहाइम और जॉन ऑस्टिन और केल्सन. सो इट वॉज अपॉइंटेड बाय it was propounded by Hugo Grotius. Then next question is, which convention governed the law of seas? ये मैंने अभी बताया था, UN clause 1982. The continental shelf doctrine was first proclaimed by, so it was proclaimed by Truman. The right of self-defense is recognized under which article of UN Charter? So it is provided under Article 51. Next question is, which chapter of the UN Charter deals with the peaceful settlement? So it deals with chapter number 6. Important question है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो peaceful settlement of dispute के mechanism दे रखे हैं वो mechanisms कौन से हैं और उनकी chronology क्या है. So ये भी आपको याद रखना पड़ेगा. Then which chapter of the UN Charter deals with the action relating to the threats to the peace, breaches of peace and act of aggression? So it is chapter number 7. Which of the following is peaceful method of settlement of the international dispute? अगर आपको कोई international dispute है और उसको peaceful manner में solve करना है तो उसका method क्या है? So it is arbitration. चलिए मुझे एक बार कमेंट में बताइएगा, आर्बिट्रेशन में अवार्ड आता है, जजमेंट आता है या डिग्री आता है, या फिर उसका क्या नेचर होता है, वो बाइंडिंग होता है या नॉन बाइंडिंग होता है? पहले तो आपको बताना है कि आर्बिट्रेशन में जजमेंट आता है, ऑर्डर आता है, डिग्री आता है या अवार्ड आता है, और जो भी आता है उसका नेचर कैसा होता है, इट इज़ बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग. देन क्वेश्चन नंबर 50. विच इज़ द ओल्डेस्ट पीसफुल मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट? इज़ इट नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट और कॉन्सिलेशन? सो सबसे पुराना जो मेथड है वो नेगोशिएशन है. आर्बिट्रेशन डिफर्स फ्रॉम जुडिशियल सेटलमेंट बिकॉज, इसका रीज़न क्या है, कंपलसरी होता है? नो, आर्बिट्रेशन का डिसीजन इज़ नॉट बाइंडिंग, ये केवल आपका एडवाइजरी होता है. आर्बिट्रेटर्स आर चूजन बाय द पार्टीज, येस इट इज़ करेक्ट. इट इज़ कंडक्टेड ओनली बाय ICJ, नो. इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर, नो इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड. सो आंसर इज बी. Permanent Court of Arbitration was established under, so it was established under Hague Convention 1899. Which principles prohibit the uses of force against a territorial integrity? So answer number B, Article 2 Clause 4 of UN Charter, जो कि बात करता है कि जो आपकी कंट्रीज़ हैं या जो हम बोलें कि इंटरनेशनल लॉ में हम उनको स्टेट बोलते हैं, सो स्टेट कोई फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे अगेंस्ट अ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी.
देन क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द प्रोहिबिशन इन द यूज़ ऑफ फोर्स। सो सेल्फ डिफेंस में आप फोर्स यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी दूसरी टेरिटरी पर इलीगल मैनर में या विदाउट एनी जस्टिफिकेशन कोई भी फोर्स यूज़ नहीं करेंगे। देन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, सो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय रोम स्टैट्यूट of year 1998. Headquarters of International Criminal Court is located at The Hague. Which crime is not within the jurisdiction of International Criminal Court? इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें नॉट पूछ लेता है उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। कौन सा क्राइम नहीं है? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर जीनोसाइड होता है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम होते हैं, जैसे कहीं पर बॉम्ब डालना या कोई बायो वेपन डालना, इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट अ ह्यूमैनिटी। वॉर क्राइम्स होते हैं, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होता। सो आंसर इज़ डी। द क्राइम ऑफ जीनोसाइड को कहाँ पर डिफाइन किया है? सो इट इज़ डिफाइंड अंडर जीनोसाइड कन्वेंशन 1948। ईयर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। UDHR को कब अडॉप्ट किया था? मैंने आपको बताया था 10 दिसंबर 1948। सो 1948 इज़ द राइट आंसर। UDHR को अडॉप्ट किसने किया था? सो इट वॉज अडॉप्टेड बाय UN जनरल असेंबली। देन इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वॉज अडॉप्टेड इन, सो इट वॉज अडॉप्टेड इन 1966। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, इसको कब अडॉप्ट किया गया था? ये भी 1966 में ही अडॉप्ट किया गया था। Next question is, the principle of non-refoulement is mainly associated with, so it is associated with refugee law. Then next question is the 1951 convention which is related to the status of refugees, तो किससे डील करेगी? देखिए, status of refugee की बात कर रहे हैं तो refugee से ही डील करेगी। सो आंसर इज़ बी। एक ऐसा पर्सन जिसकी कोई नेशनैलिटी नहीं होती तो हम उसको क्या बोलते हैं? सो इट इज़ नोन एज स्टेटलेस पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनैलिटी इज़ द प्राइमरीली एक्वायर्ड बाय। नेशनैलिटी कैसे एक्वायर्ड होती है? तो इसके तरीके हैं बर्थ से, नेचुरलाइजेशन से, रजिस्ट्रेशन से। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 67, विच प्रिंसिपल मीन्स नेशनैलिटी डिटरमाइंड बाय प्लेस ऑफ बर्थ? सो जस सैंग्विन्स, जस सोलाई, जस कोजेंस और जस जेंटियम। सो आंसर इज जस सोलाई। Which principle means nationality determined by descent? So it is jus sanguinis. Which of the following is an essential element of the state according to Montevideo Convention? देखिए, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन से भी आंसर बन जाता है कभी कभी, या हम कहते हैं कि PYQs में जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें से भी आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि किस कन्वेंशन में स्टेट के एसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं। सो इसमें तो पूछा है कि कौन सा इसेंशियल एलिमेंट है। सो परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। द मोंटेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट वॉज कंक्लूडेड इन, सो इट इज़ कंक्लूडेड इन 1933। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पेपर में आ सकता है। देन डिक्लेरेटरी थ्योरी of recognition is based on, so it is also based on Montevideo Convention. Which of the following is not an essential element? Population चाहिए, territory चाहिए, government चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए? UN की membership लेना is not an essential element of the state, so answer is D. Which of the following is a mode of acquisition of the state territory? एक स्टेट दूसरे स्टेट की टेरिटरी को कैसे एक्वायर करता है? सो ऑक्यूपेशन से भी होता है, एक्रीशन से भी होता है, सेजिशन से भी होता है। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। एक्यूजिशन ऑफ टेरिटरी बाय लॉन्ग एंड द पीसफुल पोजेशन इज नोन एज। किसी टेरिटरी का एक्यूजेशन किया जा रहा है, एक बहुत ही लॉन्ग और पीसफुल पोजेशन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनेक्सेशन, प्रिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन, या ऑप्शन नंबर डी, एक्रीशन। सो इट इज़ बी, प्रिस्क्रिप्शन। पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरी बाय वन स्टेट टू अनदर इज़, देखिए, एक स्टेट ने दूसरी स्टेट को पीसफुल मैनर में प्रॉपर्टी का या अपनी टेरिटरी का ट्रांसफ़र कर दिया। सो इट इज़ सेजिशन। Which mode of acquisition of the theory is no longer recognized? So conquest को recognize नहीं किया जाता है। The principle of sovereign equality कहाँ पर मेंशन है? UN चार्टर में मेंशन है ये, आर्टिकल 2 क्लॉज 1 के अंदर।
देन विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर प्रोहिबिट थ्रेट और द यूज़ ऑफ फोर्स, मैंने बताया था आर्टिकल 2 क्लॉज 4, येस, सो आंसर इज बी, आर्टिकल 2 क्लॉज 4। रिटॉर्शन का मतलब क्या होता है? रिटॉर्शन का मतलब होता है लॉफुल बट अनफ्रेंडली एक्ट बाय वन स्टेट अगेंस्ट अनदर। क्वेश्चन नंबर 80, रेप्रीसल्स आर जनरली, सो ये क्या होते हैं? ये कोअर्सिव एक्ट होते हैं विच आर टेकन इन द रिस्पॉन्स टू एन इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कब इस्टेब्लिश किया? सो आंसर इज बी, 1945। ईयर्स वाले क्वेश्चन याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर इट। द सक्सेसर ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इज़, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को हटा के बाद में कौन आया था? सो इट इज़ अवर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो प्रिंसिपल ऑर्गन कौन है? हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये अभी क्वेश्चन आया था, 9 ईयर का इनका टर्म होता है। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आधा क्वेश्चन यहाँ पर है, येस, एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर गिवन एट द रिक्वेस्ट ऑफ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एडवाइजरी ओपिनियन देता है किसकी रिक्वेस्ट पर? सो इट वॉज गिवन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूएन ऑर्गन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। क्वेश्चन नंबर 86, द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर, तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इट इज़ इंग्लिश एंड फ्रेंच। विच प्रिंसिपल्स रिक्वायर द स्टेट टू सेटल डिस्प्यूट बाय पीसफुल में मीन्स, सो कौन सा प्रिंसिपल है वो? देखिए यही है, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, इससे ही तो पीसफुल तरीके से मैटर्स का डिसोल्यूशन होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पीसफुल मैथड, तो कौन सा पीसफुल मैथड नहीं है? रेप्रीजल इज़ नॉट अ पीसफुल मैथड, ये एक तरह का अटैक है। नेगोशिएशन, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन ये सब है, लेकिन डी नहीं है। गुड ऑफिसेस का मतलब क्या होता है? गुड ऑफिसेस का मतलब होता है थर्ड पार्टी जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ को साथ में लाती है और उनका नेगोशिएशन कराती है, तो उसे हम बोलते हैं गुड ऑफिसेस। देन क्वेश्चन नंबर 90, मेडिएशन डिफर्स फ्रॉम द गुड ऑफिसेस बिकॉज मेडिएटर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन नेगोशिएशन एंड सजेस्ट सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ पैसिफिक सेटलमेंट, पैसिफिक सेटलमेंट के मेथड्स देख लेते हैं, तो आर्बिट्रेशन होता है, नेगोशिएशन होता है, कॉन्सिलिएशन होता है। सो येस, ऑल ऑफ द अबव। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कब अराइज होती है? स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तब अराइज होती है जब स्टेट कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई रॉन्गफुल एक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 93, द इंटरनेशनल लॉ कमीशंस ड्राफ्टेड द आर्टिकल्स ऑन द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन, सो इट वॉज ड्राफ्टेड इन ईयर 2001। देखिए यहाँ भी सबको लग रहा होगा कि हम बहुत फास्ट मैनर में क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन हमको करना पड़ेगा, वी हैव टू डू। हमारा एग्ज़ाम है 20 को, तो वैसे भी आप अपनी यूट्यूब वीडियो को 2x पर करके देखते हैं, तो आपको इस लेक्चर को ऐसा करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ताकि हमारा रिवीजन हो सके। सो चाहे आप कोई सा भी सोर्स फॉलो करें या किसी भी चैनल पर विज़िट करें, लेकिन ध्यान रखें क्वेश्चंस की ऑथेंटिसिटी, क्वेश्चन का लेवल ज़रूर ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करें, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है। सो यू हैव टू चूज़ द क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो ऑप्शन इज़ रिपेरेशन, कंपेंसेशन, रेस्टिट्यूशन और ऑल ऑफ द अबव। तो जब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है तो ये सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, रिपेरेशन भी होता है, कंपेंसेट भी करना पड़ता है, रेस्टिट्यूट भी करना पड़ता है। सो आंसर इज़ डी, ऑल ऑफ द अबव। द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट कोजेंस रेफर्स टू, सो इट इज़ रेफर्स टू प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये हमारे इंटरनेशनल लॉ का एक नॉर्म है, जस्ट कोजेंस। विच आर्टिकल ऑफ वेना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी रिकॉग्नाइज जस्ट कोजेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इट इज़ आर्टिकल 53। विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर डील विद द सेल्फ डिफेंस, सो ऑप्शंस आर्टिकल 2, आर्टिकल 33, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 103, सो इट इज़ आर्टिकल 51। देन क्वेश्चन नंबर 98, द डॉक्ट्रिन ऑफ हॉट परस्यूट इज़ रिलेटेड विद, ये मैंने आपको बताया था, इट इज़ रिलेटेड टू लॉ ऑफ सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स भी, येस, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस जब हमारा मैटर होता है किससे, एक्स्ट्राडिशन से होता है, असाइलम से होता है,
या क्वेश्चन नेशनैलिटी का होता है, या फिर रेफ्यूजीज़ होते हैं तब इंडिविजुअल्स भी इंटरनेशनल लॉ का एक सब्जेक्ट बन जाता है। सो आंसर इज़ डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो भाई ट्रीटीज़ ही है। चलिए, ये 100 क्वेश्चंस हमने 25 मिनट में सॉल्व किए हैं। अब मैं कल आपके लिए लेकर आऊँगी एक दूसरे सब्जेक्ट के MCQs। हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें कौन सा सब्जेक्ट करना है, लेकिन इन 6 डेज़ में सारे सब्जेक्ट के MCQ सीरीज़ हम लोग कवर करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं। जो नोट्स अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल है 1500 रुपीज़ में, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे जो भी CCSU LLM एंट्रेंस में आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको यही नोट्स सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो दे आर अवेलेबल फॉर 999 ओनली। इफ़ यू वांट द टेस्ट सीरीज़ हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इन PDF, और मीन्स आपको सॉफ्ट कॉपी में वो अवेलेबल होगा। हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। सो इट इज़ जस्ट फॉर 299। अगर आपको ये सब परचेज़ करना है, इनमें से नोट्स परचेज़ करने हैं या फिर आपको ये PDFs टेस्ट सीरीज़ आपको परचेज़ करना है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर 7302997108।